आज हम हिंदी साहित्य में अंतरा पुस्तक में संकलित कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य संध्या के बाद कविता की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब ढलती हुई शाम के समय गांव के वातावरण, वहाँ के जनजीवन और वहाँ की प्रकृति का सुंदर चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। सिमटा अने समेटते हुए, सांझ अने शाम, तरु शिखर अने वृक्ष का सबसे ऊपरी हिस्सा। तो यहाँ पर हमें 3 बिंदुओं के आधार पर इसे व्यक्त करना है। पहला बिंदु है संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य संध्या के बाद से संकलित हैं। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने संध्या के समय होने वाले प्रकृति में परिवर्तन का वर्णन किया है। तो अर्थ होगा, सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। यहाँ पर कवि संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि यह संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर, सिमटा पंख यानी अपने पंखों को समेटकर अपनी लाली के साथ, सांझ की लाली, अपनी सांझ की लाली के साथ पेड़ के सबसे ऊपरी शाखा पर जा बैठा है। जैसे कि शाम के समय जो सूर्य की जो धूप है, सूर्य की जो लालिमा है, वह वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से पर दिखाई देती है। तो कवि ने यहाँ पर कहा है, कवि ने यहाँ पर संध्या को, शाम को एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए कहा है कि यह संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर अपनी लाली के साथ, अपनी लालिमा के साथ पेड़ की ऊपरी शाखा पर जा बैठा है। ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख, शतमुख यानी सैकड़ों मुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, स्वर्णिम माने सुनहरी। कवि आगे बताते हैं कि तांबे के रंग की, ताम्रवर्ण यानी तांबे के रंग की पीपल की पत्तों के समान, पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाली, शतमुख, सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी शाखाओं में बह रहे हैं। कवि कहते हैं कि तांबे के रंग की पीपल की पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। अर्थात झरनों के जल पर पीला प्रकाश पड़ रहा है, अस्त होते हुए सूर्य का पीला प्रकाश पड़ रहा है। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। कवि आगे बताते हैं कि क्षितिज, क्षितिज यानी जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो क्षितिज पर छिपता हुआ सूर्य नदी में जब उसकी परछाई दिखाई देती है तो वह परछाई प्रकाश का खंबा सा जान पड़ता है। वृहद जिह्वा विश्लथ कैंचुल सा, वृहद अने विशाल और विश्लत अने थका हुआ, कैंचुल अने चितकबरा। लगता चितकबरा गंगा जल। कवि आगे बताते हैं कि गंगा के जल को चितकबरा बताते हुए कवि कहता है, यह ऐसे लगता है मानो कोई
विशाल, वृहद यानी विशाल अजगर थका हुआ लेटा हो। विश्लत यानी थका हुआ, और केंचुल यानी ऊपरी आवरण। यानी गंगा के जल को कवि चितकबरा बताते हुए, यानी शाम के समय जब गंगा के जल में सूर्य की लालिमा और सफ़ेदी और ढलती हुई शाम का जो कालापन होता है, ये तीनों रंग मिलकर क्या बना रहे हैं? चितकबरा। तो कवि बताते हैं कि गंगा के जल को चितकबरा बताते हुए कहते हैं, यह ऐसे लगता है मानो कोई बड़ा अजगर थका हुआ लेटा हो। धूप छाह के रंग की रेती। कवि आगे वर्णन करते हुए बताते हैं कि नदी के तट पर धूप छांव से फैला हुआ, धूप छांव जैसा प्रकाश फैला हुआ है। अनिल उर्मियों से सर्पांकित, यानी वह हवा के चलने पर, अनिल यानी हवा के चलने पर सर्पांकित यानी सर्प के समान आकृति लेता है। नील लहरियों में लोड़ित। कवि आगे बताते हैं कि नदी के नीले जल पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़कर उसे पीला बनाता है। नदी के नीले जल पर जब सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य की परछाई पड़ती है, तो वह परछाई उस पानी को कैसा बना देती है? पीला बना देती है। रजत जलत से बिंबित, और नदी के नीचे और उस पर बादलों की सफ़ेदी भी पड़ रही है। कवि बताते हैं कि नदी के नीले जल पर सूर्य की जब परछाई पड़ती है तो उसे पीला बना देती है, और उस पर बादलों की सफ़ेदी भी पड़ रही है, यानी नदी के जल में बादलों की सफ़ेदी भी दिखाई दे रही है। सिकता सलील, सिकता ने बालू रेत, सलील ने पानी। कवि कहते हैं कि रेत पानी अपनी गति खोकर, समीर सदा, रेत पानी और हवा, ये तीनों अपनी गति को खोकर छोटे छोटे बर्फ के कण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कवि बताते हैं कि इस तरह क्या होता है, पल पल में प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। स्नेह पाश में बंधे समुज्वल। कवि बताते हैं कि तट पर रेत, सिकता ने रेत, समीर ने वायु और सलील ने पानी, ये तीनों मिलकर, ये तीनों एक दूसरे के स्नेह में बंधकर तट के पर अद्भुत रंगों में रंग देते हैं। कवि कहते हैं रेत, जल और वायु, ये तीनों एक दूसरे के स्नेह में बंधकर तट का दृश्य ही अद्भुत रंगों में रंग देते हैं। ऐसा लगता है मानो वायु पिघलकर, जल पिघलकर अपनी गति को खोकर छोटे छोटे हिमखंडों में बदल जाते हैं। आगे देखिए, जो गति द्रव खो बन गया लवोपल, यानी ये वायु, जल और ये तीनों अपनी गति को खोकर हिमखंडों में, छोटे छोटे हिमखंडों में बदल जाते हैं। शंख घंट बजते मंदिर में। कवि बताते हैं कि सूर्यास्त के समय जीवन का जो है वह दृश्य ही बदल जाता है। कवि कहते हैं कि संध्या के समय मंदिर में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है। वहाँ शंख और घंटे बजने लगते हैं। लहरों में होता लय कंपन। शंख और घंटे के बजने से क्या होता है, नदी की लहरों में कंपन होने लगता है।
दीप शिखा सा ज्वलित कलश, और मंदिर का कलश भी सूर्य की लालिमा के प्रभाव से दीपक की भांति आकाश में उठकर आरती करता सा जान पड़ता है। कवि बताते हैं कि संध्या के समय में मंदिरों में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है और वहाँ पर शंख और घंटे बजने लगते हैं, जिससे नदी की लहरों में कंपन होने लगता है और मंदिर का कलश भी सूर्य की लालिमा के प्रभाव से दीपक की लौ की भांति आकाश में ऊपर उठकर आरती करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कवि ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है ना, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण, और कवि ने यहाँ पर चित्रात्मक शैली का वर्णन किया है, यानी ऐसा वर्णन किया है कि हमारे समक्ष उसका एक चित्र उपस्थित हो जाता है। कवि ने इसके अलावा खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ कवि ने यहाँ पर तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया, जैसे सलील, समुज्ज्वल, लवोपल, शंख, घंट, दीप शिखा, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, अर्थात तत्सम शब्दों का प्रयोग। ठीक है, बहुत बहुत